तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन तंत्र के बारे में कि परिवहन तंत्र क्या होता है और यह परिवहन तंत्र किस प्रकार से काम करता है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के अंदर परिवहन किस प्रकार से होता है, मनुष्य के अंदर जो परिवहन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग सहायता करते हैं उस परिवहन तंत्र को बनाने में, इसको भी हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो परिवहन तंत्र पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि परिवहन होता क्या है। तो परिवहन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परिवहन। यानी कोई पदार्थ है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन। क्योंकि हम लोग सजीवों के अंदर परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं परिवहन का कि सजीवों के शरीर में किसी पदार्थ को अवशोषित करके या फिर संश्लेषित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन। एक बार फिर से समझ लीजिए परिभाषा, सजीवों के शरीर में किसी पदार्थ को अवशोषित करके या फिर संश्लेषित करके, संश्लेषित मतलब बना करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक है, अभी बताइए परिवहन हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण क्रिया है, उसको समझ लेते हैं। अभी मान लीजिए अभी हमारे शरीर में देखेंगे तो अनेक प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, जैसे श्वसन चल रहा है, पाचन भी चल रहा होगा, उसी तरह परिवहन भी चल रहा है। अब परिवहन का कार्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए अभी इस समय हमारे शरीर में बहुत सारे देखिए पदार्थ बन रहे होंगे, जैसे बहुत सारे हार्मोन बन रहे होंगे, बहुत सारे एंजाइम बन रहे होंगे और बहुत प्रकार के रस बनते रहते हैं हम लोग के शरीर में। ठीक, अब उन एंजाइमों को, उन हार्मोनों को उनके कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए ठीक है कौन जिम्मेदार होता है, परिवहन तंत्र। यदि परिवहन तंत्र न रहे तो जो भी पदार्थ हम लोग के शरीर में बनता है तो एक ही स्थान पर रह जाता है, वो अपने कार्यस्थल तक नहीं पहुंच पाता, यानी जहां उसको कार्य करना, जो कार्य करना है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता। बताइए, इसलिए हम लोग को जीवित रहने के लिए परिवहन तंत्र बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग सांस ले रहे हैं, हम जानते हैं हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है ना वो हम लोग के कोशिकाओं में होती है। कोशिकाओं की संख्या तो बताइए अरबों खरबों है, लाखों करोड़ों में है। अब इन कोशिकाओं को देखिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इनको भोजन और ऑक्सीजन प्रदान कौन करवाता है, ठीक है, तो इस परिवहन तंत्र के माध्यम से इनको कौन सी मिलता है, भोजन और ऑक्सीजन मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या करते हैं, सांस लिए हैं, सांस गया फेफड़े में, फेफड़े में वायुकोश में गया होगा, वहां से देखिए जो परिवहन तंत्र के अंतर्गत जो रुधिर आता है, रुधिर उसको खींच के ले जाएगा कहाँ, कोशिका को दे देगा। अब उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहेगा उसको ले जाकर के फिर फेफड़ा को दे देगा। तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, परिवहन तंत्र की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए सभी सजीवों के अंदर परिवहन तंत्र होना जरूरी है। यदि परिवहन तंत्र काम करना बंद कर दिया, समझ लीजिए शरीर भी एक तरह से काम करना का हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस परिवहन तंत्र के बारे में आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो परिवहन का मतलब समझ गए होंगे, किसी भी पदार्थ को यानी शरीर द्वारा अवशोषित करके या फिर संश्लेषित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अब परिवहन तो समझ में आ गया, अब इसके बाद पढ़ेंगे परिवहन तंत्र। तंत्र मतलब ये होता है ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, यानी अंगों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। यानी इस परिवहन में जो जो अंग सहायता कर रहा है उन सभी अंगों को मिला देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग परिवहन तंत्र। ठीक है, परिवहन तंत्र का मतलब ये होता है परिवहन में किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो जो अंग सहायता करेगा उन सभी अंगों के समूह को बोला जाता है, परिवहन तंत्र बोला जाता है। अभी परिवहन तंत्र दो प्रकार का होता है। ठीक है, परिवहन तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं खुला परिवहन तंत्र, दूसरा वाले को बोलते हैं हम लोग बंद परिवहन तंत्र। किसी किताब में इसको परिसंचरण तंत्र भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, खुला परिसंचरण तंत्र या फिर बंद परिसंचरण तंत्र। इसको समझ लेते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत लिख दिए हैं ताकि बोर्ड खाली खाली दिख रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत लिख दिया, हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लोग लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यानी ऐसा यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर परिवहन की क्रिया जो होती है ना वो रुधिर वाहिकाओं में नहीं होती है। रुधिर वाहिका किसे कहते हैं, नस में लीजिए, नस जो रुधिर बहता है वो नसों में नहीं बहता है। ठीक है, उनके पूरे शरीर में वैसे ही ब्लड घूमता रहता है। ठीक है, वैसे ही ब्लड घूमता रहता है, पोषक तत्व को इधर से उधर लेके आता जाता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवहन तंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, खुला परिवहन तंत्र या फिर खुला परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र किसके किसके अंदर होता है, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना उन सब के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा,
खुला परिसंचरण तंत्र हो गया। फिर खुला परिवहन तंत्र, कीड़े मकोड़े हो गए, तितली हो गई, ठीक है, घोंघा हो गया, सीप हो गया, ठीक है, तेलचट्टा हो गया, इन सब के अंतर्गत कौन परिवहन तंत्र होता है? तो खुला परिवहन तंत्र या फिर खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। इनमें बताइए कोई नस नहीं पाई जाती है, ब्लड वैसे ही उनके शरीर में घूमता रहता है, ठीक है। इसलिए इस परिवहन तंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? खुला परिवहन तंत्र। दूसरा क्या होता है? बंद परिवहन तंत्र, ठीक है। यानी कुछ जीवों में, लगभग कुछ नहीं, लगभग ज्यादा जीवों में, ठीक है, यानी ज्यादातर कीड़ों मकोड़ों को छोड़ करके, ठीक है, यानी समझ लीजिए जंतुओं में जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, ठीक है, इन सब के अंदर कौन परिवहन होगा? तो बंद परिवहन तंत्र होगा। कैसे? इसमें जो होता है परिवहन ना, वो नसों के माध्यम से होता है, यानी रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवहन को हम लोग बोलते हैं बंद परिवहन तंत्र, यानी इन बंद परिवहन तंत्र में जो ब्लड बहता है ना, उन नसों के माध्यम से बहता है, वैसे नहीं पूरे शरीर में घूमता रहेगा इधर मर्जी उधर, इन नसों के माध्यम से घूमता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बंद परिवहन तंत्र, ठीक है। ये बड़े बड़े जानवरों में होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ही लोग तो एक तरह से जानवर भी है, मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, ठीक, घोड़ा, गधा, इस सब के अंदर कौन सा परिवहन होता है? तो बंद परिवहन तंत्र। तो अभी तो हम लोग परिवहन तंत्र के बारे में थोड़ा सा बेसिक चर्चा कर लिए। अब हम लोग का मेन हेडिंग है कि मनुष्य के अंदर परिवहन किस प्रकार से होता है। मनुष्य के परिवहन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का अगला हेडिंग रहेगा कौन सी? मनुष्य में परिवहन तंत्र, ठीक। अब मनुष्य में परिवहन तंत्र, परिवहन का मतलब तो समझ गए, कोई भी जीव रहेगा, कोई पदार्थ को बना करके संश्लेषित करके या फिर अवशोषित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिवहन। अब मनुष्य के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे उसको? मनुष्य में परिवहन। अब बताइए, अब मनुष्य के अंदर जब परिवहन होगा, कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उसको ले जाने के लिए जो जो अंग सहायता करेगा, उन अंगों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? तंत्र बोल देंगे, परिवहन तंत्र, ठीक है। मनुष्य का परिवहन तंत्र का परिभाषा लिख सकते हैं, मनुष्य के, ठीक है, शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर के अंदर पोषक पदार्थों को या फिर कोई किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो जो अंग सहायता करता है, उन सभी अंगों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? मनुष्य में परिवहन तंत्र, ठीक है। वैसे ही सब बकवास परिभाषा नहीं लिखना रहता है, ठीक है, बस इस बता देते हैं ताकि आप लोग बना सके हर एक चीज का परिभाषा। अब देखिए, अब मनुष्य के अंदर जो परिवहन तंत्र होता है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन से अंग कार्य करते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक। फिर उसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला, ठीक, परिवहन तंत्र के अंतर्गत पहला अंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, जिसको बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं। इसके बारे में पढ़ेंगे, रुधिर वाहिकाओं के बारे में। अभी रुधिर वाहिकाएं देखिए कितने प्रकार की होती है हमारे शरीर में, तो 3 प्रकार के, अभी आगे विस्तार से चर्चा होगा। धमनी हो गया, सीरा हो गया, ठीक, और केशिका हो गया। रुधिर वाहिकाएं भी परिवहन तंत्र का ही भाग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रुधिर। रुधिर भी हमारा किसका भाग है? परिवहन तंत्र का ही भाग है। देखिए, ये तो कौन सा हो गया? रुधिर वाहिका हो गई। दूसरा क्या हो गया? रुधिर हो गया। तीसरा देख लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में, ठीक है। हृदय भी तो हम लोग का क्या है? परिवहन तंत्र का ही एक भाग है, ठीक है। यही सबसे मुख्य भाग का लीजिए। हृदय ही क्या करता है? पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है ना, उसके माध्यम से पूरा पदार्थ इधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो देखिए, रुधिर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? हृदय के बारे में। हृदय पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, जिसको बोलते हैं लसिका। लसिका भी परिवहन तंत्र का ही एक भाग है, वो भी परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। तो इन 4 चीजों को हम लोग को विस्तार से पढ़ना है। इन चारों चीजों को हम लोग मिला देते हैं तो मनुष्य के अंदर परिवहन तंत्र का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इस परिवहन यानी मनुष्य के अंदर जो परिसंचरण यानी परिवहन तंत्र होता है ना, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक जो थे ना, उनका नाम था विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे साहब ने सबसे पहले ही बताया था कि हम लोग के शरीर में जो ब्लड होता है ना, वो 24 घंटा क्या करता रहता है? परिसंचरण करता रहता है, परिवहन करता रहता है, घूमता रहता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जो भी पदार्थ, ठीक है, बनता है, ठीक है, या फिर किसी भी पदार्थ को अवशोषित करके ब्लड, ठीक, पूरे शरीर में उसको पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस परिसंचरण तंत्र के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो विलियम हार्वे साहब बताए थे, ठीक है, कि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड है, रुधिर है, वो 24 घंटा एकदम गति करते रहता है, परिवहन करते रहता है, ठीक है। 24 घंटा नहीं बल्कि पूरे जिंदगी भर। जिस दिन ये ब्लड कौन सी सर्कुलेशन करना बंद कर देगा, मतलब परिवहन करना बंद कर देगा, समझ लीजिएगा इंसान भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो विलियम हार्वे।
अब बताइए परिवहन तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लिए। अब परिवहन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आएंगे उसको हम लोग विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। पहला अंग बताएं आपको रुधिर वाहिकाएं। क्या बताएं हम? रुधिर वाहिका। रुधिर वाहिकाएं मतलब जिसमें से रुधिर आप प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं वाहिका। जब रुधिर वाहिनियां भी बोल सकते हैं आप, रुधिर वाहिनियां बोलिए या फिर रुधिर वाहिका है, ठीक है। यानी वे सब मतलब जिसके माध्यम से रुधिर प्रवाहित होता है, जिस नली के माध्यम से रुधिर प्रवाहित होगा उन नली को हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं। तो हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाओं की मतलब कितने प्रकार की होती है? हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग कौन सी? धमनी, दूसरे वाले को बोलते हैं शिरा और तीसरा वाले को बोलते हैं कौन सी? केशिकाएं। इसको बोलते हैं धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। यही 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अब इन तीनों को हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। धमनी किसे कहेंगे? तो यानी हमारे शरीर में वे रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिका मतलब समझ गया ना, जो रुधिर को ले जाती हैं, जो वाहिकाएं जो नली रुधिर को ले जाती है उसको क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिकाएं। ले जाती है या फिर ले आती है सब में, उसको क्या बोलेंगे? रुधिर वाहिका। अभी 3 प्रकार का, धमनी, शिरा और केशिकाएं, ठीक है। तो धमनी किसे कहेंगे? यानी वे रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से, हृदय मतलब हम लोग के हार्ट से, हृदय से ब्लड को, इसको ब्लड यानी रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, रुधिर को, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी? धमनी। इसका परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, वे रुधिर वाहिकाएं, वे रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से निकल करके पूरे शरीर में जाती है, हृदय से निकल के हाथ में, पैर में, दिमाग में, सब पूरे शरीर में फैली हुई है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा सा परिभाषा छोटा छोटा लिखते चलते हैं। परिभाषा का लिखेंगे ना कम जगह, ठीक है। ये देखिए कहाँ से, ये पूरे हमारे हृदय से, कहाँ से? हृदय से निकल करके कहाँ जाती है? पूरे शरीर में जाती है, ठीक है। पूरे शरीर में जाएंगे तो किसको लेके जाएंगे? ब्लड को लेके जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसका परिभाषा हो गया, वे रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में लेके जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। इसी का उल्टा देख लीजिए कौन सी होता है? शिरा, ठीक है ना। तो वे रुधिर वाहिका जो पूरे शरीर मतलब पूरे शरीर से रुधिर को लेकर के कहाँ आती है? हृदय में आती है। तो पूरे शरीर से रुधिर को लेकर के हृदय में आएंगे तो इस रुधिर वाहिका को हम लोग क्या बोलेंगे? तो शिरा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? शिरा। यानी ये क्या करती है? ये पूरे शरीर से रुधिर को लेकर के कहाँ पर आती है? हृदय में। किसको लेकर के? रुधिर को लेकर के, ठीक ना। इसको लेकर के, रुधिर को लेकर के कहाँ पर आएंगे? ठीक ना। शरीर से पूरे हृदय में ला करके झोंक देंगे ब्लड को, क्या बोलेंगे? उसको शिरा। और हृदय से पूरे शरीर में ले जाकर के फैला देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? धमनी बोलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए धमनी और शिरा के बारे में थोड़ा सा चर्चा होगा, अब और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इस धमनी में जो ब्लड बहता है ना वो शुद्ध खून बहता है। कैसा खून बहता है? शुद्ध। जैसे मान लीजिए धमनी कहाँ से निकल रही है? ब्लड, सॉरी कहाँ, हम लोग के हृदय से। हृदय से जितनी भी नसें निकल के जा रही है पूरे शरीर में, उन नसों को क्या बोलेंगे? धमनी। अब निकल के जा रही है, हृदय से निकल के पूरे शरीर में जा रही है, पूरे शरीर में खून कैसे आएगा? शुद्ध जाएगा ना। तो शुद्ध खून किस में बहता है? तो धमनी में। कैसा खून बहता है? तो शुद्ध खून बहता है। लेकिन एक धमनी को छोड़ करके उसको बोलते हैं हम लोग फुफ्फुस धमनी, ठीक है। फुफ्फुस धमनी में कैसा खून बहता है? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब गंदा नहीं होता, ठीक है ना। शुद्ध खून उसे बोलते हैं, यानी एक ऐसा मतलब ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध खून। और ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा उसको बोलते हैं अशुद्ध खून, ठीक है। तो खून को शुद्ध और अशुद्ध करने का काम देखिए ये तो फेफड़े का है, क्योंकि फेफड़ा देखिए ऑक्सीजन मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता होता है ना। ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। इसलिए फेफड़े को मतलब सॉरी फेफड़ा करें, खून को शुद्ध करने का काम किसका है? फेफड़े का। शुद्ध खून का मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा, अशुद्ध खून का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा, ठीक है। अब इसको जब हृदय पढ़ाएंगे तो वहां और भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे शुद्ध खून फुसफुस धमनी में, देखिए फुसफुस धमनी में कैसे अशुद्ध बहता है, फुसफुस सीरा में कैसे शुद्ध बहता है, उसको अभी आगे हम लोग कब चर्चा करेंगे? जब हृदय की कार्यविधि पढ़ेंगे तब। अभी बस सिंपल सी बात इतना समझिए कि धमनी में कैसा खून बहता है? शुद्ध खून बहता है। लेकिन एक धमनी को छोड़ करके उसका नाम है फुफ्फुस धमनी, या फिर इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, ठीक है। पल्मोनरी धमनी या फिर फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके बाकी सभी धमनियों में कैसा खून बहता है? शुद्ध खून बहता है, ठीक है। उसी तरह सीरा देख लीजिए, सीरा यानी सभी सीराओं में अशुद्ध खून बहेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला बहेगा। लेकिन फुफ्फुस सीरा को छोड़ करके फुफ्फुस वाले में कैसा बहेगा? शुद्ध खून बहेगा। तो देख रहे हैं दोनों का एक थोड़ा कौन चाहिए? अपवाद है, ठीक है। धमनी हम लोग पढ़ लिए, सीरा भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अभी हम लोग धमनी और सीरा में बहुत सारे अंतर भी देखेंगे, अभी तो खाली बेसिक चीज बताए हैं खाली, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा केशिका के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। केशिका है, कोशिका नहीं,
कोशिका तो हमारे जीवन की कौन सी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना, उसको हम कोशिका को नहीं पढ़ रहे हैं। केशिका, केशिका मतलब बहुत पतली पतली नसें हमारे शरीर में, देखिए बहुत इतनी पतली पतली, हम लोग के बालों से भी पतली पतली नसें हैं, उन नसों को हम लोग क्या बोलते हैं, केशिका। अब इस केशिका का निर्माण कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे हृदय से कौन सी निकली, धमनी निकली, धमनी निकलेंगे थोड़े से मोटी, मतलब हृदय से जब निकल रही है तो हृदय के पास जो भी धमनी रहेगी इसको मान लीजिए महाधमनी बोलते हैं, उसका होगा थोड़ा सा मोटा होगा, फिर आगे चल के कई भागों में बट जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे, और आगे चल के और भागों में बट जाएगा, उसको छोटी धमनी बोल देंगे, और आगे चल के और पतली पतली नसों में टूट जाएगा, फिर वो आगे चल के और पतली पतली नसों में टूट जाएगा। ऐसे टूटते टूटते नसें इतनी पतली पतली हो जाती है, उन्हीं पतली पतली नसों को हम लोग क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। अब यह केशिका देखिए, पहले धमनी था, धमनी से टूटते टूटते यानी पतली पतली नसों बढ़ते बढ़ते इतनी पतली हो गई, उसको क्या बोल दिया, केशिका। फिर यह केशिका फिर आपस में जुड़ते 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 सीरा बना देंगी, महासीरा बना देंगी, ठीक है। देखिए किसका निर्माण करने लगेंगे, सीरा का निर्माण करने लगेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं इस धमनी और सीरा के बीच में ही कौन सी पाई जाती है, केशिकाएं पाई जाती हैं, जो बहुत पतली पतली नसें रहती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कह दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं इधर एक कौन सी है, धमनी है, इधर कौन सी है, सीरा है। ये धमनी आगे चल के देखिए इधर बहुत भागों में टूट जाएगा, बहुत भागों में टूट जाएगा, इसे बहुत भागों में टूट गया ना, इस जो बहुत पतली पतली भागों में टूटा इसी को क्या बोलेंगे, केशिका। फिर यह आगे चल के जुड़ करके जुड़ करके जुड़ करके कौन सी बना देगा, सीरा का निर्माण कर देगा। ये कौन सी है, धमनी। तो देख रहे हैं धमनी और सीरा के बीच में समझ लीजिए कनेक्ट करने का काम किसका होता है, तो केशिका। केशिका मतलब होता है, समझिए हमारे शरीर में बहुत पतली पतली नसें होते हैं जो आंखों से भी नहीं दिखती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका हाथ कटे, पता चलेगा कौन नस कटा है, बताइए। अब यहाँ पर ब्लड कैसे निकलता है, क्योंकि यहाँ पर नस होगा इतनी पतली है कि हमको पता नहीं चल रही है, इसलिए हमको क्या नस नहीं दिखाई देती है। बालों से भी पतली पतली नसें होती है, ठीक है। देख लीजिए हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाएं के प्रकार की होती है, 3, धमनी, सीरा और केशिका, ठीक है। इसमें सहायक गुणों के बारे में और विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए धमनी का परिभाषा फिर से बता रहे हैं, हृदय से निकल के पूरे शरीर में जाएंगी और शुद्ध खून को ले जाएंगी, केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके। सीरा ये पूरे शरीर से, कहाँ नसें जो आती है कहाँ पर, हृदय में आती है, उसको बोलते हैं सीरा। ये पूरे शरीर से आएंगे तो कैसा खून लेके आएंगे, अशुद्ध खून लेके आएंगे, लेकिन फुफ्फुस सीरा को छोड़ करके, ठीक है। ये जो धमनी होती है ना, वो शरीर के गहराई में स्थित होती है। शरीर के गहराई में मतलब त्वचा के समीप नहीं रहती है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर हाथ यहाँ पर टोक के देखेंगे, अंदर की तरफ देखिए हड्डी के पास में कुछ नसें मतलब महसूस हो रही है, मोटी मोटी नसें, ठीक है, नसें, ठीक है। इन्हीं नसों को हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी। यहाँ देख लीजिए ये वाले जो धमनी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हड्डी नहीं है, कौन सी है, मोटी मोटी नसें हैं जो थोड़ा कहाँ त्वचा के अंदर है का, ठीक है। ये कहाँ पर आती है, त्वचा के अंदर रहती है। लेकिन सीरा देख लीजिए आपके मतलब हाथ में देखिए बहुत सारी नसें दिखाई दे रही होंगी, इन नसों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीरा बोलते हैं। तो सीरा जो होता है ना, त्वचा के समीप रहता है, देख लीजिए त्वचा के समीप रहता है, लेकिन धमनी रहता है वो त्वचा के कहाँ रहता है, गहराई में स्थित रहता है, ठीक है। इस धमनी में जो ब्लड बहता है बहुत प्रेशर से बहता है, कहाँ ब्लड बहुत प्रेशर से बहता है, ठीक है। लेकिन इस सीरा में ब्लड क्या होता है, कम प्रेशर से बहता है। अभी कितना प्रेशर होता है उसको आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी धमनी में जो ब्लड बहता है ना, वो 120 mm ऑफ Hg, यानी इसको बोलते हैं पारे का दाब बोलते हैं, mm ऑफ Hg मतलब पारे यानी मरकरी के दाब के बराबर है। यानी सिंपल सी बात हम समझ लीजिए, इसमें 120 के दाब से बहता है, इसमें 80 के दाब से बहता है ब्लड, ठीक है। धमनी में तेज प्रेशर से बहता है, लेकिन सीरा में कम प्रेशर से ब्लड बहता है, ठीक है। ये तो कुछ धमनी और सीरा के बारे में बेसिक चीज हम लोग यहाँ पर जान लिए। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि धमनी और सीरा में अंतर पेपर में पूछ जाता कभी कभी, वो भी 3 या 4 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। जब 3 या 4 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 6 या 7-8 अंतर लिखना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि धमनी और सीरा में क्या क्या अंतर होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहीं पर देखिए बगल में सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, बस खाली देखना आपको धमनी और सीरा में क्या अंतर। पहला अंतर ये बताया, अभी देखिए इसका परिभाषा ही एक अंतर बन जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए धमनी है, इधर कौन सी है, सीरा है, दोनों में अंतर क्या होता है उसको समझिए। देखिए रुधिर हृदय से अंगों की ओर जाता है, धमनी क्या करता है, रुधिर क्या करता है, हृदय से अंगों की ओर पूरे शरीर में ले करके बांट देगा। लेकिन सीरा देखिए रुधिर अंगों से कहाँ आता है, हृदय की ओर, अंगों से हृदय की ओर आता है, किसमें, सीरा में आता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा, रुधिर में अधिक दाब से बहता है, रुधिर अधिक दाब से बहता है इसमें, किसमें, धमनी में। धमनी में जो रुधिर है अधिक दाब से बहता है, थोड़ा शॉर्ट काट में लिखते हैं, जगह नहीं रहता ना, इसे लिखने का भी मन नहीं करता, लेकिन लिख देते हैं, ठीक है।
तो समझ आएगा, हम जो बोल रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रुधिर देख लीजिए, धमनी का होता है अधिक दाब से बहता है, लेकिन सीरा में क्या होता है कम दाब से बहता है। वो कितना दाब से, इसमें बताया कितना 120 की स्पीड से जाएगा, इसमें 80 की स्पीड से नहीं होता, ठीक है। यानी इसका जो यानी दाब का जो मतलब मात्रक होता है ना, वो हम लोग पारे के दाब से तुलना करके हम लोग पता करते हैं, ठीक है। यानी जो धमनी में ब्लड बहेगा ना वो 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। और इसमें जो बहेगा इसमें सीरा में, इसमें बहेगा 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। 120/80 ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे हाई वाले को उच्च बोलते हैं, लो मतलब कम वाले को निम्न बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो वही 120/80 ऑप्शनल में 1 नंबर में पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसकी दीवारें मोटी होती हैं, धमनी की दीवारें क्या होती है मोटी। यहाँ पर देखिए जो नस सही मेन नस यहाँ गई है, इसकी दीवार देखिए मोटी नहीं है थोड़ा सा। क्यों मोटी होती है, क्योंकि इसमें ब्लड बहुत प्रेशर से बहता है। अब ब्लड प्रेशर से बहेगा तो इसकी दीवार को मोटी बनाना पड़ेगा, इसका पता ब्लड प्रेशर में गया नली फट गई, इंसान गया, ठीक है। इसलिए इसकी दीवारों को कैसा बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, हम लोग नहीं बनाते हैं, भगवान बना के भेजा कैसा मोटी। लेकिन इनकी दीवारें क्या होती है पतली होती है। ये जो नसें दिखाई दे रही हैं उसको देखिए किधर से भी दाब देते हैं, आराम से तक रुक जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी दीवारें कहाँ है पतली है, ठीक है। इसमें ब्लड क्या होता है कम प्रेशर से बहता है, ठीक है। चलिए इसकी गुहा संकरी होती है, जो मतलब धमनी होता है ना उसके बीच में जो खाली स्थान होता है ना बहुत कम रहता है, संकरी पतला रहता है, तभी तो ब्लड प्रेशर से बहता है, ठीक है। यानी इसकी गुहा क्या होती है संकरी, लेकिन इसकी गुहा क्या होती है चौड़ी होती है, किसकी सीरा की, ठीक है। इसमें कपाट नहीं होते हैं, कपाट मतलब वाल्व है, यानी जो धमनी होता है ना उसमें वाल्व नहीं लगा रहता है। जितनी भी हमारे शरीर में धमनियां हैं कहीं पर भी ब्लड एक बार पंप करेगा पूरे शरीर में ब्लड को भेज देगा, वाल्व कहीं नहीं लगा, वाल्व, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कपाट। लेकिन इसमें कपाट होते हैं, इसमें सीरा में कपाट होता है, ठीक है। सीरा में कपाट इसलिए होता है ताकि ब्लड ऊपर से आ रहा धीरे धीरे आ रहा कहीं फिर वापस न जाने लगा, फिर ब्लड इधर फिर से पंप कर दिया मान लीजिए, आता जाता दूसरे रास्ते है, लेकिन फिर भी कहीं मान लीजिए ब्लड ऊपर से आ रहा कहीं फिर वापस न जाने लगा, नीचे से ब्लड आ रहा कहाँ हृदय में, कहीं फिर से नीचे न जाने लगा, ब्लड वापस न जाने लगे, इसलिए इसमें कौन सी लगा रहता है कपाट लगा दिया जाता है। लगा नहीं दिया जाता, लग के आया, मतलब लग के ही आता है। आपको जब बचपन मतलब जन्म लिए होंगे तभी से लग जाता है, भगवान लगा करके भेजते हैं क्या कपाट। इसमें कपाट लगा होता है, इसमें कपाट नहीं होता है। बताइए ये गुलाबी या चटक लाल होते हैं, यानी इसका जब रंग देखेंगे ना एकदम गुलाबी दिखेगा, गुलाबी या फिर चटक लाल। मान लीजिए हम लोग को इसको बाहर से देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए कहीं आप लोग मुर्गा उर्गा कटाते होंगे तो वहाँ देखे होंगे जब यहाँ पर गला काटता है उसका कौन सा काटता है धमनी, उसका रंग देखते होंगे एकदम गुलाबी दिखता है या फिर चटक लाल दिखता है, ठीक। धमनी का रंग कैसा होता है गुलाबी या फिर चटक लाल। लेकिन सीरा का क्या होता है नीले बैंगनी बैंगनी रंग के होते हैं, यानी सिराएं जो होती है वो नीले बैंगनी रंग के होते हैं। देख लीजिए आपके शरीर में जो सिराएं दिख रही होंगी ऊपर से वो हल्का हल्का बैंगनी रंग का दिख रहा होगा या फिर नीले रंग का दिख रहा होगा, ठीक है। देख लीजिए सबके शरीर में नहीं पता चलता है, तो काले लोग रहते हैं उनमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग गोरे होंगे तो उनमें हाथों में पता चलता है, नसों का रंग भी पता चलता है, क्यों वो किस रंग का है। अभी बताइए नीले या बैंगनी रंग इसलिए होते हैं क्योंकि अशुद्ध खून है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, इसलिए इसका रंग कैसा हो गया नीला बैंगनी। बताइए चटक गुलाबी लाल रंग इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें शुद्ध खून है, ठीक है। शुद्ध खून होने यानी मतलब इसमें ऑक्सीजन वाला है, इसलिए कैसा है खून गुलाबी या चटक लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए ये त्वचा की गहराई होते हैं, अभी बताएं आपको धमनी त्वचा के कहाँ आती है गहराई में, लेकिन त्वचा के कहाँ होते हैं सिराएं समीप, त्वचा के समीप पाई जाती हैं, ठीक। ये खाली होने पर पिचकती नहीं है, यानी जो धमनियां है ना वो खाली है, मान लीजिए उसमें ब्लड कुछ समय के लिए ना प्रवाहित हो ना फिर भी वो पिचकेंगी नहीं, ठीक है। वो जैसे कि है वैसे ही बनी रहेंगी, क्यों क्योंकि उनकी दीवारें मोटी होती हैं, जल्दी पिचकती नहीं है। लेकिन ये सीरा है ना इसमें ब्लड निकाल दिया जाए तो पिचक जाएगा, ठीक है, मतलब सट जाएगा, ठीक है। देखिए खाली होने पर पिचक जाती है, ये पिचकती नहीं है। इसमें देखिए इसमें शुद्ध रुधिर बहता है, इसमें धमनी में, इसमें क्या बहता अशुद्ध रुधिर बहता, लेकिन अपवाद फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके, सभी धमनी में शुद्ध बहेगा लेकिन फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके। उसी तरह सभी सीरा में अशुद्ध बहेगा मतलब फुफ्फुस सीरा को छोड़ करके। शुद्ध मतलब ये होता है इसमें कौन सी मिला रहेगा ऑक्सीजन, शुद्ध वाले में क्या मिला रहेगा ऑक्सीजन। चलिए इधर लिख लेते हैं कौन सी मिला रहेगा O2। अशुद्ध वाले का मतलब इसमें कौन सी नहीं मिला, मतलब कौन सी मिला रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम कौन सी शुद्ध रुधिर बोलेंगे, इसको कौन सी बोलेंगे हम लोग अशुद्ध रुधिर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा, ठीक है। अभी तो हम लोग खाली एक अंग के बारे में पढ़े कौन सी रुधिर वाहिकाओं के बारे में।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं रुधिर के बारे में, ठीक है। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं रुधिर क्या होता है, यानी रुधिर किसे कहते हैं तथा रुधिर कैसे काम करता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। रुधिर जो है वह एक तरल संयोजी उत्तक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। ये हमारे शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। इसका पीएच मान 7.3 से 7.4 के बीच में होता है, इसलिए हल्का क्षारीय होता है। हम जानते हैं किसी भी चीज का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षार कहलाएगा। इसका पीएच मान 7.3 से 7.4 के बीच में होता है, यानी 7 से अधिक होता है, इसलिए ये क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है तथा स्वाद में यह हल्का नमकीन लगता है। आप लोग देखिए बचपन में आदत कट जाता है, मुंह में डाले होंगे तो ब्लड कैसा लगता है, हल्का नमकीन लगता है, ठीक है। इस ब्लड की मात्रा जो होती है हमारे शरीर में वो औसतन लगभग 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है, जो पूरे शरीर के भार का लगभग 6 से 7% भाग होता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जो रुधिर की मात्रा है वो लगभग कितना है, 5 से 6 लीटर। यानी महिलाओं में थोड़ा रुधिर की मात्रा कम पाया जाता है और पुरुषों में थोड़ा सा रुधिर की मात्रा अधिक होता है, लेकिन दोनों का औसत निकाल लिया जाए तो 5 से 6 लीटर के बीच में भी आएगा, ठीक है, जो पूरे शरीर के भार का लगभग 6 से 7% होता है, ठीक है। अभी जो रुधिर होता है ना, इस रुधिर के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, ठीक है। रुधिर के कितने घटक होते हैं, तो 2 घटक होते हैं। एक घटक को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा और दूसरे घटक को बोलते हैं हम लोग रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है ना ये रुधिर में सबसे ज्यादा होता है और रुधिर कणिकाएं जो होती है ना वो थोड़ा सा कम होती है। तो रुधिर के जो 2 घटक होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिकाएं होती हैं। जो प्लाज्मा होता है ना ये पूरे रुधिर का लगभग 55% भाग अकेला प्लाज्मा होता है। जो रुधिर कणिकाएं होती है ना इनकी संख्या खाली कितना होती है, लगभग 45%। तभी तो 55 और 45 मिलकर 100 हो जाएगा, पूरा ब्लड हो जाएगा। तो प्लाज्मा कितना होता है, 55%, और रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं, खाली 45%, ठीक है। देखिए सब जानकारी आपको लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। रुधिर का होता है एक तरल संयोजी उत्तक, यानी तरल के रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है, और ये कनेक्टिंग टिश्यू जिसको बोलते हैं हम लोग कौन चीज, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक इसलिए कहा जाता है सभी अंगों को जोड़ करके रखने का भी काम करता है, इसलिए कौन सी है, संयोजी उत्तक। पीएच मान 7.3 से 7.4 के बीच में होता है, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होता है, 5 से 6 लीटर, फुल भार का परसेंट 6 से 7%, ठीक है। शॉर्टकट में यहाँ लिख दिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वही सब चीज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बताया रुधिर के कितने घटक, 2 घटक। पहला कौन सी है, प्लाज्मा, दूसरा कौन सी है, रुधिर कणिकाएं, ठीक है। पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर रुधिर कणिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्लाज्मा देख लीजिए, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है, यानी रुधिर में पाया जाने वाला है एक हल्के पीले रंग का होता है, ये द्रव होता है। इस पूरे प्लाज्मा में, प्लाज्मा का पूरा जितना भी प्लाज्मा पाया जाता है हमारे रुधिर में ना, उसका लगभग 90 से 95% उसमें खाली पानी रहता है। पूरे प्लाज्मा में 90 से 95% लगभग, ठीक है, मान के चल रहे हैं औसतन 90 मान लीजिए, ठीक है। 90% अकेला कौन सी पूरे प्लाज्मा में, पानी, ठीक। बाकी जो 10% बचा है ना, इस 10% में बहुत कुछ घुला रहता है। 10% में देख लीजिए, यानी ग्लूकोज भी होगा, उसी में प्रोटीन भी होगा, उसी में वसा यानी फैट भी होगा, उसी में हार्मोन भी घुले होंगे, उसी में अपशिष्ट पदार्थ भी घुला होगा, उसी में एंजाइम भी घुला होगा, उसी में एंटीबॉडीज भी होगा। सब कुछ के परसेंट में घुला रहता है, खाली 10% में। अन्य जितनी भी सामग्री हमारे ब्लड में घुली रहती है वो कितने परसेंट में खाली रहती है, 10% में, ठीक। देख लीजिए रुधिर का 2 घटक, एक प्लाज्मा सबसे ज्यादा 55%, एक प्लाज्मा में भी सबसे ज्यादा पानी, वो भी कितना 90, बाकी 10% में देखिए ग्लूकोज है, जो हम लोग खाओ पचाते हैं खाने को तो ग्लूकोज बनता है, वहां से ब्लड देखिए उसको अवशोषित करके ले जाता है ना, कहा जाता है प्लाज्मा के कौन परसेंट में, खाली 10% भाग में ग्लूकोज भी रहता है। प्रोटीन को जब पचाते हैं वो क्या बनता है, अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल भी इसी में घुला रहता है। वसा को पचाते हैं तो वसी अम्ल भी कहाँ घुला रहेगा, इसी में। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हार्मोन बना के छोड़ रही है ब्लड में, वो भी इसमें ये 10% में रहता है, ठीक ना। जो भी एंटीबॉडी बनता है वो भी 10% में, जो अवशिष्ट पदार्थ वो भी कहाँ, इसी 10% में है, ठीक ना। जो भी एंजाइम भी इसमें ब्लड में, मान लीजिए कोई एंजाइम भी रहता वो भी इन्हीं 10% में रहता है, ठीक है। देख रहे हैं इस प्लाज्मा के 10% भाग में सब कुछ है, 90% में अकेला कौन सी है, पानी है, ठीक है। यहाँ से बस इतना समझिएगा, किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, बस इतना हमको पढ़ना, ठीक है। अभी और मतलब प्लाज्मा में बहुत कुछ घुले रहते हैं, इत्यादि, ठीक है। इसमें बहुत प्रकार के प्रोटीन इसमें पाए जाएंगे, यानी इस ब्लड में बहुत प्रकार के प्रोटीन, जैसे एक प्रोटीन आएगा जिसको बोलेंगे एल्बुमिन, एक को बोलेंगे ग्लोबुलिन, एक को बोलेंगे
फाइब्रिनोजेन, ठीक है, जो ब्लड को थक्का जमाने के लिए सहायता करता है, ठीक है। एक को बोलेंगे फाइब्रिन। बताइए बहुत प्रकार के प्रोटीन भी कहाँ पाए जाते हैं, सब इसी ब्लड में पाए जाते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि रक्त थक्का कैसे जमता है, तो हम बताएंगे हाँ कि कौन कौन से प्रोटीन की सहायता से ब्लड का होता थक्का जमता है, उसको आगे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में इतना बस जानकारी ले लीजिए। अब दूसरा कौन सी है, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं की संख्या कितना है, खाली 45%, ठीक है। यानी पूरा 100% होता है, 55 तो अकेला प्लाज्मा लेके चला गया, बाकी बचा कितना 45% पहुंच चुके रुधिर कणिकाएं। इन रुधिर कणिकाओं को हम लोग रुधिराणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुधिराणु, ठीक है। रुधिराणु बोलिए या फिर कौन सी रुधिर कणिकाएं, हमको रुधिर कणिकाएं बोलेंगे, ठीक है। चलिए अभी रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लाल रुधिर कणिका, दूसरे वाले को बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका, तीसरे वाले को बोलते हैं कौन सी, प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनको एक एक करके विस्तार से समझेंगे। पहले लाल रुधिर कणिका क्या होता है, फिर श्वेत रुधिर कणिका क्या होता है, फिर प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग समझ के खत्म करते हैं। पहला कौन सी, लाल रुधिर कणिका, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं आरबीसी, इसको बोलेंगे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से तो प्लेटलेट्स ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो आरबीसी यानी इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, या फिर सेल बोल दीजिए, तब पर भी गलत नहीं होगा, चाहे कार्पोसेल्स बोल दीजिए या फिर सेल बोल दीजिए, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल मतलब लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कणिका। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, सेल के साथ कार्पोसेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेल ही लिखेंगे आसान भाषा में, ठीक है। अब बताइए लाल रुधिर कणिका ये कहाँ होता है, हमारे ब्लड में ही रहता है। इन हमारे ब्लड में जो रुधिर कणिका है ना, रुधिर कणिका है ना, इन रुधिर कणिकाओं की मात्रा सबसे ज्यादा जानते कौन वाला रहता है, तो लाल रुधिर कणिका की मात्रा सबसे ज्यादा रहता है। अभी कितना रहता है, पुरुषों में इनकी संख्या ज्यादा रहता है, महिलाओं में थोड़ा सा कम। पुरुषों में इनकी संख्या लगभग 50 से 55 लीटर, सॉरी लीटर है, 50 से 55 लाख प्रति mm³ यानी प्रति घन मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर क्यूब में खाली कितना 50 से 55 लाख कौन सी आरबीसी मिल जाएंगे, किसके अंदर, पुरुषों के अंदर। लेकिन महिलाओं के अंदर 45 से 50 लाख, यानी थोड़ा सा 2-4-5 लाख कम होता है। क्यों, क्योंकि बताइए जब रुधिर की मात्रा कम है तो आरबीसी की मात्रा भी क्या होगा, कम रहेगा महिलाओं में, ठीक है। इसलिए यानी महिलाओं में इनकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति मिली mm³ मतलब इसको घन मिली भी बोलते हैं या तो मिलीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितना 45 से 55 लाख महिला में, 50 से 55 लाख इसमें पुरुष में होता है, ठीक है। इनका जो जीवन काल होता है ना वो कितना होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है। अब इनका जीवन काल मतलब कितना दिन तक जीवित रहते हैं, तो 120 दिन तक। अच्छा बताइए ये बनते कहाँ हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, हम जानते हैं रुधिर है, रुधिर के अंदर ये सब बन रहा है ना, तो रुधिर का जो निर्माण होता है ना हम लोग के अस्थिमज्जा में होता है, हम लोग के हड्डियों के बीच में जो खाली स्थान रहता है ना उसी को बोलते हैं अस्थिमज्जा। उसी अस्थिमज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है, वही कौन सी आरबीसी वही बनता है, कहाँ, अस्थिमज्जा में। लेकिन मरने के बाद जाते कहाँ पर है, तो मरने के बाद देख ले 2 स्थान पे जाते हैं। हमारे शरीर में एक अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लीहा, स्प्लीन, ठीक है। उस स्प्लीन में जाकर के क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कब, मरने के बाद। नहीं तो क्या पता, बताइए 50 से 55 लाख हर कितना 120 दिन पे आपके शरीर में कौन सी नए नए बनते रहेंगे आरबीसी, तब तक मरते रहेंगे, मान लीजिए कहीं जाके नष्ट नहीं होंगे, तब का पूरा शरीर मृत आरबीसी से भर जाएगा, मरे हुए आरबीसी से, तब क्या होगा मतलब आप भी मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको नष्ट भी करना है ना, तो नष्ट होने के लिए कहाँ चले जाते हैं, प्लीहा चले जाते हैं। प्लीहा को इसलिए कहा जाता है कब्रग, कौन सी कब्रगाह, आप किसका, आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रगाह है, ठीक है ना, कब्रिस्तान है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो इसी को यानी प्लीहा को, जिसको बोलते हैं हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। अब वहीं से बनने भी लगता है आरबीसी, यानी उसको हम लोग देख रहे हैं फैक्ट्री भी बोल देते हैं आरबीसी। आरबीसी वहां मरता भी है, नष्ट भी होता है, वहीं से निर्माण भी होता है, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरबीसी का फैक्ट्री या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें केंद्रक नहीं होता है, खाली कोशिका है ना, आरबीसी भी क्या है, कोशिका हमारे शरीर की, इसमें केंद्रक नहीं होता। एक ऐसी कोशिका है जो इसके अंदर केंद्रक नहीं होता। इसका आकार जो होता है ना द्विअवतल के आकार का होता है। द्विअवतल का आकार का मतलब दोनों ओर से धंसा रहता है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से बनाते हैं, देख लीजिए इधर से भी ऐसे धंसा हुआ, इधर से भी ऐसे धंसा हुआ का, इसका आकार कैसा होता है, द्विअवतल की तरह होता है, ठीक। इसमें सबसे मेन चीज पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक। अब हीमोग्लोबिन, ठीक,
थक्का होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो लोहे से बनता है, हीमोग्लोबिन को बनने के लिए लोहा चाहिए। अच्छा, हम जानते हैं लोहा लोहा जब कभी भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आप लोग देखेंगे उसमें मूर्छा लग जाता है, मूर्छा लगेगा तो लाल रंग का हो जाता है। इसलिए इस हीमोग्लोबिन में कौन सा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अब आयरन पाया जाएगा, अब बताइए बाहर से हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, अभी आयरन से क्रिया करेगा ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन क्या करेगा, आयरन से क्रिया करेगा, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, लाल। इसलिए हम लोग का खून कैसा होता है, लाल। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी है, आयरन है, आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है, हम लोग का ब्लड कैसा रहता है, लाल रहता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, हमारे ब्लड को लाल करके रखता है, तथा इसका सबसे मेन काम होता है ना, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। परिवहन तंत्र पढ़ ही रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। जब हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़े में जाता है सांस ना, वहीं पे आया रहता है कौन सी, ब्लड। अब ब्लड के साथ कौन सा आएगा, आरबीसी, आरबीसी के अंदर कौन सी है, हीमोग्लोबिन। अब एक हीमोग्लोबिन एक नहीं पकड़ेगा 4 ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन को खींच के ले आके फेंक देगा, कहाँ पर, कोशिकाओं में ले जाकर के दे देगा। इस तरह से कोशिकाएं श्वसन करेंगी, ऊर्जा बना लेंगे अपना, ठीक है। उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच कर चले जाएगा, कहाँ पर, फेफड़े तक, ठीक है। यानी जो हीमोग्लोबिन है ना, फेफड़े में से ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के चल जाता है, कहाँ, कोशिकाओं में। अब कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, कहाँ पर, फेफड़े में। इस तरह से गैसों का आदान प्रदान कौन कर रहा, तो ये हीमोग्लोबिन, ठीक है। बस इतना आरबीसी के बारे में पढ़िए, ज्यादा फालतू पढ़ेंगे कंफ्यूज होकर के सब भूल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दूसरा कौन सी है, श्वेत रुधिर कणिका, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। हमें क्या है, केंद्रक नहीं पाया गया था हीमोग्लोबिन में, उसमें केंद्रक इसलिए नहीं पाया गया था, इसको समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन में कह रहा है, लाल रुधिर कणिका में केंद्रक क्यों नहीं पाया गया था, इसको समझ लीजिए। हम जानते हैं इस लाल रुधिर कणिका का है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को कौन से ले जाना है, ऑक्सीजन लेके जाना है, ऑक्सीजन ले जाना। और भी एक का नहीं क्या ऑक्सीजन लेके जाना, उसको चच्चट होगा। अब बताइए, हम जानते हैं कोशिका होता है, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, तो वही केंद्रक रहता है, केंद्रक सबसे बड़ा अंग रहता है। बताइए आरबीसी एक तो देख लीजिए, छोटा सा आरबीसी होता है, उसके बीच में केंद्रक आधा आ जाएगा, कितना ऑक्सीजन को ले जाएगा, ऑक्सीजन को ले जा पाएगा नहीं, इसलिए उसके अंदर भगवान का किए केंद्रक दिए ही नहीं। चल खाली एकदम पड़ा रहेगा, कुछ रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा, भर भर के ऑक्सीजन को भर के उठा के काम पहुंचा देगा, कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। इसलिए इसमें कौन सी केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन हमें केंद्रक पाया जाता है इसमें श्वेत रुधिर कणिका में। इसका आकार भी अनियमित होता है, अमीबा की तरह। जैसे अमीबा कौन आकार का होता है, वैसे ये भी अनियमित आकार का होता है, अनियमित तस्तरी नुमा होता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, अनियमित आकार का होता है, ठीक है। एक हमारे शरीर के लिए सैनिक का प्रहरी का काम करता है, ये हमारे शरीर को रक्षा, हमारे शरीर का रक्षा करने का काम कौन करता है, यह आरबीसी, यानी आपको बीमारी से लड़ने से, सॉरी आपको बीमारी से बचाता कौन है, यह आरबीसी। यदि ये आरबीसी आपके शरीर में कम हो जाएगा, आरबीसी नहीं रहेगा, तो आप हर 1 दिन पे, 2 दिन पे, 3 दिन पे एकदम बीमार पड़ते ही रहेंगे। कभी बुखार हो जाएगा, कभी खांसी, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार के रोग पकड़ते रहेंगे। कब, जब आपके शरीर में सॉरी डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये कौन सी, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाएगी तब, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम इसको आरबीसी बोल दे रहे हैं, आरबीसी तो खत्म हो गया था, ये कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या यदि आपके शरीर में कम हो जाएगा तो आप बीमार बहुत ज्यादा पड़ेंगे। ये आपके शरीर को क्या करता है, आपके शरीर का सैनिक यानी प्रहरी है, रक्षा करता है, ठीक है। इनकी संख्या 6 से 10,000 प्रति मिलीलीटर क्यूब में होती है। इनकी संख्या देखिए बहुत कम होती है ना, 6 से 10,000, ठीक है। इसलिए इनकी संख्या को मेंटेन बना के रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये रोगों से हमको क्या करती है, बचाती है, ठीक है। अभी इसमें बस इतना पढ़ेंगे हम लोग का, इसमें केंद्रक होता है, ये अनियमित आकार की होती है, सैनिक प्रहरी का काम करती है, ठीक है। संख्या 6 से 10,000 होती है, रोगों से क्या करती है, बचाओ। अब ये भी देखिए कई प्रकार की होती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, लेकिन उतना विस्तार से अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको बांटेंगे, 2 प्रकार से बांटेंगे, एक कणिकामय डब्ल्यूबीसी और एक अकणिकामय डब्ल्यूबीसी। अकणिकामय भी 3 प्रकार के, अकणिकामय भी 2 प्रकार के, 2-3 प्रकार के, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इतना बस इतना रहने दीजिए, आपके सिलेबस कितना मतलब अभी 10 में 12 में जाकर पढ़िएगा, और आगे जाइएगा तो विस्तार से पढ़िएगा, ठीक है। श्वेत रुधिर कणिका का हो गया खत्म। अगला कौन सी है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, या इसका काम सबसे मेन काम होता है, ये हमारे, ठीक है, ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करती है। ये हमारा ब्लड, मान लीजिए कहीं हम लोग का हाथ कट गया तो वहां पर थक्का ब्लड बनेगा, तभी तो खून रुकेगा। तो खून को थक्का बनाने में, रुधिर को थक्का बनाने में कौन सहायता करती है, तो
प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं हम लोग रुधिर स्कंदन। रुधिर स्कंदन में क्या होती है, सहायक होती है। इनकी संख्या कितना होती है, लगभग 2 से 5 लाख, ठीक है। इनकी संख्या कितना होती है, 2 से 5 लाख के बीच में होती है। इसका आकार कैसा होता है, उभयोत्तल। देखिए द्विउत्तल था, बीच में धंसा हुआ था, लेकिन बीच में क्या होगा, ऐसा उभरा रहेगा, बीच में उभरा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, उभयोत्तल बोलते हैं, यानी बाई कॉन्वेक्स लेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेयर। इसका आकार कैसा, उभयोत्तल। अभी प्लेटलेट्स कैसे रुधिर को थक्का जमाता है, उसको अभी आगे एक हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे, रुधिर का थक्का जमना, ठीक है। बस इतना समझिएगा कि प्लेटलेट्स ही रुधिर को थक्का जमाने में सहायता करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए पूरा रुधिर क्या होता है, रुधिर के कितने घटक होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग कि रुधिर का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, रुधिर क्या कार्य करता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं रुधिर का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होता है, रुधिर हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, उन सबको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो रुधिर का सबसे पहला कार्य यह होता है, यह हमारे शरीर में यानी फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जा करके कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिकाओं तक बोल लीजिए या फिर ऊतकों तक ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। पहला काम क्या हो गया, यानी रुधिर का पहला काम, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस यानी ऑक्सीजन जाता है फेफड़े में, और उसी फेफड़े में आता है रुधिर। रुधिर क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके, यानी उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर में, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच के ले जाकर कहाँ तक पहुंचा देता है, कोशिकाओं तक यानी ऊतकों तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। दूसरा काम देखिए इसका ही होता है, अब उस कोशिका में, ठीक है, जब ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करेंगे कोशिकाएं, तो वहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेके आता कहां तक, फेफड़े तक, ठीक है। तो दूसरा काम इसका ही होता है कि ऊतकों से या फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लेके आने का भी काम किसका होता है, तो इसी रुधिर का होता है, ठीक है ना। ये का हो गया, दो काम ये हो गया। तीसरा काम ये होता है रुधिर का, हमारे शरीर में बहुत सारे यानी विषैले हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं प्रत्येक समय, ठीक है। अब इस विषैले पदार्थों को शरीर में वैसे ही विषैले पदार्थ रह जाएंगे तो हम लोग को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, हम लोग का जान भी जा सकता है। जैसे हमारे शरीर में एक विषैला पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, अमोनिया गैस बनता है, बहुत विषैला होता है, ठीक है। तो ये रुधिर क्या कर देता है, इस अमोनिया गैस को पहुंचा देता है कहां पर, लीवर के पास यानी यकृत के पास। अब यकृत क्या करता है, अमोनिया को बदल देता है यूरिया में बदल देता है। तो देख रहे हैं, हानिकारक या फिर कोई विषैला पदार्थ हमारे शरीर में बनेगा तो उसको रुधिर कहाँ पहुंचा चले आएगा, तो यकृत में यानी लीवर के पास पहुंचा करके चला आएगा, ठीक है। ये भी काम होता है किसका, इसी रुधिर का काम होता है। तीसरा और अगला चौथा काम देख लीजिए, इसका ही होता है यानी हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जीय पदार्थ बन रहा है यानी अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, ठीक है ना, उन अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, ये पहुंचाया जाता है कहाँ पर, वृक्क के पास यानी कहाँ, किडनी के पास। किडनी क्या कर देता है, उस ब्लड में से उस अपशिष्ट पदार्थ को यानी छान करके बाहर फिल्टर करके निकाल देता है यूरिन के माध्यम से, ठीक है। इस समय हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्या बनता है, यूरिया बनता है। अब यूरिया हमारे शरीर की आवश्यकता है नहीं, तो ब्लड में मिलकर फिर कहाँ पहुंचा, ब्लड उसको कहाँ पहुंचा देता है, तो हमारी किडनी यानी वृक्क के पास। वृक्क उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देता है ब्लड में से। इस तरह से देख लीजिए उत्सर्जित पदार्थों का यानी उत्सर्जित पदार्थों को वृक्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो यही रुधिर करता है, ठीक है। पांचवा काम देख लीजिए क्या होता है, यानी हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं, जब वो भोजन का पाचन हो जाता है, यानी जब भोजन का पाचन होने का मतलब जब वह ग्लूकोज में बदल जाता है, तो वहां से ब्लड क्या करता है, उसे ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है कहाँ से, हमारी छोटी आंत में से, ठीक है। छोटी आंत में से भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। भोजन को अवशोषित करके वो रुधिर के प्लाज्मा में मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखिए रुधिर से होते हुए ये जाता हमारी कोशिकाओं तक, ऊतकों तक पहुंच जाता है, तथा जो बच जाता है ग्लूकोज यानी कोशिकाओं की यूज करने से जो ग्लूकोज बच जाता है उसको फिर से पहुंचा देता है कहाँ, ये लीवर तक। कौन, यही रुधिर, ठीक है। लीवर तक इसलिए पहुंचा देता है, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, वो लीवर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, ताकि जब हम लोग भोजन न ग्रहण करें, भोजन हमको न मिले, तो उस समय, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जो भी ग्लूकोज जमा रहता है वो हमारे शरीर ऊर्जा के रूप में उसको ग्रहण करती है। तो देख रहे हैं हम लोग जो भी खाते पीते हैं, भोजन अवशोषण होता है, उसको रुधिर लेकर चल जाता है कहाँ, कोशिकाओं के पास और लीवर के पास। तो बताइए ये भी तो काम किसका है, रुधिर का ही तो है। भोजन को ट्रांसफर करने का भी काम किसका कौन कर रहा है, तो ये रुधिर, ठीक है। चलिए छठवां काम क्या होता है, हमारे शरीर के सभी अंगों के तापमान को भी नियंत्रित करता है। यानी हमारे शरीर का देखेंगे तापमान एक निश्चित बना रहता है,
ठीक ना। तापमान कम बेसी होता है तो समझ लीजिए हम लोग का तबीयत भी खराब हो जाता है। हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करके रखा है कौन, तो यही रुधिर, ठीक है। ये हमारे शरीर के सभी अंगों के तापमान को संतुलित बना करके रखता है, ठीक है। और इसका सबसे मेन काम ये होता है रुधिर में उपस्थित WBC, ठीक है, बैक्टीरिया के रोगाणुओं का क्या करती है, भक्षण। हमारे शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड में कौन सा पाया जाता है, WBC पाया जाता है। पीछे हम लोग पढ़े विस्तार से WBC के बारे में। WBC का काम क्या होता है, इन्हीं WBC को हम क्या बोलते हैं, हमारे शरीर का प्रहरी है, सैनिक है। ये क्या करते हैं, बाहर से जो भी वायरस आते हैं हमारे शरीर पर, शरीर के अंदर, उसको क्या करते हैं, अटैक करके उस पर उनको मार के खत्म करते हैं, यानी हमको बीमारियों से बचाने का भी काम कौन करता है, तो रुधिर, ठीक है ना। रुधिर का काम ये भी हो गया। और देखिए रुधिर में उपस्थित फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, कौन प्रोटीन, ध्यान से पढ़िएगा, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये ब्लड को थक्का जमाने में सहायता करता है। आपको बताया, पीछे भी बताए थे, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ठीक, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारे ब्लड को थक्का जमाने में सहायता करता है। आगे पढ़ेंगे ब्लड थक्का कैसे कैसे जमेगा, पूरा प्रोसेस से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें कौन प्रोटीन सहायता करेगा, तो फाइब्रिनोजेन। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो हम लोग के ब्लड में, ठीक है। ब्लड का काम ये भी है, ठीक है, रक्त को थक्का जमाने के लिए, ठीक है। अगला काम कौन सा होता है, यह हमारा कौन सी, हार्मोन और एंजाइम का भी परिवहन करते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वहां से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। अब उस हार्मोन का कार्य जहां पर रहता है वहां तक ले जाने के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, यही रुधिर, ठीक है। हार्मोन और एंजाइम का क्या कर देता है, परिवहन। हार्मोन और एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी कौन सहायता करता है, तो रुधिर। तो देख लीजिए हमारे शरीर में इतना सारा रुधिर का काम, और बहुत सारा रुधिर का काम होता रहता है हमारे शरीर में, ठीक है। हम इसमें से कुछ यहाँ पर देख के लगभग 8 या 9 काम आपको बता दिए, तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।